Hello everyone, how are you all? I hope you all are taking very good care of yourself. I am Dr. Anshul. Welcome to Explore More Learn. आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स और आज का विषय रहेगा अंग्रेज़ी में कैसे बोलें। और बहुत सारे लोगों के सामने यह समस्या रहती है कि वो अंग्रेज़ी में कैसे बात करें। तो इस वीडियो को आज मैं मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा जी का उदाहरण देकर शुरू करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा जी अक्सर ये कहते हैं कि उनको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता। वो आंखों से बात कर सकते हैं, इशारों से बात कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते। ऐसा आपने अक्सर उनको बोलते सुना होगा। लेकिन आप देखिए कि इस कमज़ोरी को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से वो बात करते हैं, ऐसे भी लोगों से बात करते हैं जिनको हिंदी या पंजाबी जो उनकी भाषा है वो बोलनी नहीं आती, और जो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं उनसे भी वो बेहद आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। यानी अंग्रेज़ी ना आने पर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास में कभी कोई कमी नहीं आने दी और बिना झिझक के वो इस बात का सामना करते रहे। और आज धीरे धीरे सीखते सीखते आज उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली एक भाषा है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का माध्यम बनती है। क्योंकि हम सभी को एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। ऐसे दो व्यक्ति जिनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती तो वो किसी कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। और इंग्लिश आज के समय में बहुत ज़रूरी होती जा रही है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई प्रोफेशन हो। जैसे किसी जॉब के लिए आपको यदि इंटरव्यू देना है, कहीं अपॉइंटमेंट चाहिए, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो वह एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाती है। किसी जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, प्रोफेशनली आप ग्रो करना चाहते हैं, तो इंग्लिश आना आपके लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज का काम करता है, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, राइट। अब ऐसे में जब इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता जा रहा है और ऐसे लोग जिनको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता और वो अंग्रेज़ी बोलना सीखना भी चाहते हैं, तो उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह होती है, जो एक शैतान की तरह, राक्षस की तरह, वह होती है उनका डर, फियर। और ये डर इतना बड़ा होता है कि अंग्रेज़ी बोलने में उनके अंदर एक झिझक पैदा करता है, हेजिटेशन पैदा करता है। और एक चीज़ जो आप सभी ने सुनी होगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ऐसे लोग जो अंग्रेज़ी बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो इस डर से अंग्रेज़ी नहीं बोलते कि लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई मुझ पर हंस ना दे, कहीं कोई मेरा मजाक ना बनाए, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, राइट। तो इस तरह की जो बातें या भावनाएं उनके दिमाग में आती हैं, दिल में आती हैं, और वो अंग्रेज़ी बोलने से झिझकते हैं, और जिस वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने आपको कपिल शर्मा जी का उदाहरण इसलिए दिया कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अंग्रेज़ी ना आने की कमज़ोरी के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर से लड़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, अंत में जीत आपकी ही होनी है। देखिए, भगवान श्री राम को भी रावण को हराने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। तो ये तो अंग्रेज़ी ना आने का केवल एक डर मात्र है, इससे क्या डरना। अगर आप इस डर से जीत गए तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत गए। और भगवान श्री राम ने जिस तरह से कई एक बाधाओं का सामना किया था और अंत में जीते वही थे, उसी तरह से आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए कई एक स्टेप्स का सामना करना होगा, जैसे वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, ग्रामर, फ्रेजेस एंड इडियम्स, हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या बोलें, कैसे बोलें। ये कई एक डॉट्स हैं, कई एक स्टेप्स हैं जिनको वन बाय वन आपको सीखना होगा, इन पर काम करना होगा। और ये समझ लीजिए अंग्रेज़ी सीखना एक कोई वन डे का प्रोसेस नहीं है। बहुत जल्दी आप सोचें चुटकियों में अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेज़ी सीखना कठिन भी नहीं है, बस
थोड़ा सा धैर्य रखिए और सारे स्टेप्स पर धीरे धीरे काम करते जाइए, रुकिए मत, बढ़ते रहिए। अगर आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। तो ये सारी स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जो समझ लीजिए कि आपको अंग्रेज़ी सीखने की सफलता तक पहुंचा देंगी। अगर आप इनमें से कुछ भी मिस करते हैं तो आप यह सीढ़ी सक्सेसफुली नहीं चढ़ पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेकर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखता है। वो अपने चारों ओर जिस भी भाषा को सुनता है या लोगों को बोलते हुए देखता है, वह उस भाषा को नेचुरली सीख जाता है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी स्कूल जाए। राइट, चाहे वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो या फिर मलयालम हो, गुजराती हो या कोई भी भाषा हो, जो भी चारों तरफ बच्चे भाषा को बोलते हुए अपने एनवायरनमेंट में सुनते हैं उसे वो नेचुरली बोलना सीख जाते हैं। समस्या कब आती है? जब फर्स्ट लैंग्वेज से हटकर एक दूसरी लैंग्वेज को सीखना होता है जिसको कभी एनवायरनमेंट में आपने लोगों को बोलते हुए सुना तो है लेकिन खुद नहीं बोला है ना? तो वही समस्याएं आती हैं जब आप अंग्रेज़ी को एक दूसरी भाषा के रूप में सीखते हैं। हो सकता है आप अंग्रेज़ी समझ लेते हो लेकिन बोल ना पाते हो, या हो सकता है आप समझ भी नहीं पाते हो, बोल भी नहीं पाते हो, लेकिन आप अंग्रेज़ी अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो कई एक बाधाएं सामने आती हैं। अब आप शुरू से अंग्रेज़ी को बोलना सीखना चाहते हैं जो कि आपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में आपने बोलते हुए नहीं देखा है, ना ही खुद अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट किया है। तब आप सोचेंगे कि क्या आपको ग्रामर बेस सीखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रामर किसको सीखना चाहिए और किसको नहीं सीखना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बोलने की बात हो रही है, यहाँ स्कूल के लेवल पर जो बच्चों को सीखना चाहिए उसकी बात नहीं हो रही है। जो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं उनकी बात हो रही है। स्कूल में तो ग्रामर सिखाई जाती है। तो आप जो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो उसमें किसको ग्रामर सीखनी चाहिए और किसको नहीं सीखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जिन लोगों को, जो भी अंग्रेज़ी को एक दूसरी भाषा के तौर पर सीख रहे हैं, जिनको अंग्रेज़ी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ने का अभ्यास है, जिन्होंने बहुत अभ्यास किया हुआ है, जैसे कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए हैं या जिनके घर में इस तरह का एनवायरनमेंट है, जिन्होंने अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से पढ़ना सीखा हुआ है और जिन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत कुछ सुना है, जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, जो लिखते हैं, उनको ग्रामर बेस सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बोल लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उसके पीछे उनको ग्रामर का रूल पता हो। दैट्स वेरी नेचुरल, यू नो, दे नो टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसके एनवायरनमेंट में इंग्लिश ना तो इस तरह की हो कि जहाँ लोग बोलते हों, ना ही वो खुद उसने बोला हो, जिसको इन सब रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग का अभ्यास नहीं है, उनको ग्रामर बेस की ज़रूरत है। तो देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को रट लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ग्रामर बेस की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आप उन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने, बोलने, सुनने या लिखने के अभ्यस्त नहीं हैं और आपका ग्रामर बेस भी नहीं है, तो आप बहुत ही अजीब सी मिस्टेक्स कर सकते हैं, जैसे शी डोंट लाइक मी, ही डोंट गो देयर, लाइक दैट। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो सकता है। और अगर आप ग्रामर के टेंसेस के बारे में जानते हैं तो आप अच्छी तरह से जानेंगे कि शी और ही के साथ डज लगता है, डू नहीं, ठीक है, डोंट नहीं, डजंट होगा। अब आप सोचेंगे कि अंग्रेज़ी पढ़ने की, बोलने की या सुनने की प्रैक्टिस किस तरह से की जाए, राइट। आपने कई जगह अंग्रेज़ी कैसे बोलें इसकी जब टिप्स पढ़ी होंगी या सुनी होंगी,
तो आपको बताया गया होगा कि आप अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। अब आप ये बताइए, अगर आपका लेवल जो है बिगिनर का है, बिल्कुल शुरुआती आप स्टेप पर खड़े हैं और आप डायरेक्ट अगर अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अंग्रेज़ी का अखबार उन लोगों के लिए है जो पहले से अंग्रेज़ी जानते हैं, राइट। अब उसको पढ़ने के लिए आप डिक्शनरी लेकर बैठेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उस मीनिंग को समझने के लिए उस लाइन से जो है कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से वो मीनिंग आती है समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी और टाइम भी बहुत लगेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना जो टाइम है उसको बचाने के लिए क्या कीजिए कि थोड़े से इजी पैसेजेस सर्च कीजिए अपने लेवल के। और आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, गूगल है, तो बस गूगल पे जाइए, इजी पैसेजेस टू रीड फॉर रीडिंग प्रैक्टिस, इस तरह से आप ढूंढ लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट ले लीजिए या इजी पैसेजेस जिन बुक्स में हो आप उनको पढ़ सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़िए और इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब भी पढ़िए कोशिश कीजिए ज़ोर से पढ़िए, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। अब आप अंग्रेज़ी सुनने के लिए अगर डायरेक्ट इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं और आपका लेवल है बिगनिंग का, बिल्कुल बिगनर हैं आप, तो नेटिव स्पीकर्स के एक्सेंट को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है और अगर आप ये स्टेप पार कर चुके हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए, एक्सेंट इम्प्रूव करने के लिए, कहाँ वर्ड स्ट्रेस होता है, इंटोनेशन होता है, इन सबको समझने के लिए आप नेटिव स्पीकर्स को ज़रूर सुनिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो आपको सब टाइटल पढ़ने पड़ेंगे। वो सीन बाय सीन चलते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। जब तक आप पहला पढ़ पाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है और आपको वो चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश सीखना है ना, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम्स को कम करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो आपके चारों तरफ आप ही के एक्सेंट के लोग हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ाइए। तो इससे आपकी अंग्रेज़ी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे अगर आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ठीक है, कोई इंडियन अगर बोलेगा उसका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, फॉरेनर्स का अलग होता है। तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अंग्रेज़ी में सुनने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यूज़ देखिए लोगों के, आज तो यूट्यूब भी है, यहाँ पर भी आप इस तरह से सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और जैसे आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो आप उनसे भी अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो आपकी स्पीकिंग एज वेल एज आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी। तो एक और टिप है कि आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनिए, चारों तरफ क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे नोटिस बोर्ड्स पे आप देखिए अपनी सोसाइटी में या जिस भी जहाँ पर भी आप रहते हैं, कोई भी नोटिस होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वहाँ पर नोटिस हमेशा आजकल का जो समय है, दौर है, उसमें अंग्रेज़ी में होते हैं, राइट। उनको पढ़िए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ जाती है, रिस्टोर होती है। तो बस उसको आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनकर ऑब्जर्व करना शुरू करिए। एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टीवी पर, तो इंग्लिश में क्या टैगलाइंस होती हैं उनको ऑब्जर्व करिए, तो वो डेफिनेटली आपकी अंग्रेज़ी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें आप इंग्लिश को पढ़िए, उसको इग्नोर मत करिए, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ना शुरू करिए और फिर आप देखिए कि आपका किस तरह से आपकी जो स्किल्स हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब इम्प्रूव होते चले जाएंगे। राइटिंग तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी अगर आपने इन 3 स्किल्स पर काम कर लिया तो। अच्छा, एक बात और कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इम्प्रेसिव इंग्लिश, इन सारे टॉपिक्स पर, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं एक बार, और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप जब रीडिंग करें तो ज़ोर ज़ोर से करें।
जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक कारण है कि आपके जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वो जिस भी भाषा में आप बात करते हैं उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। अब अंग्रेज़ी आप सीख रहे हैं एक दूसरी लैंग्वेज की तरह, तो आपके स्पीच ऑर्गन्स अंग्रेज़ी बोलने के तभी अभ्यस्त होंगे जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। और इस तरह से जब आप रीडिंग करते हुए ज़ोर से रीड करते हैं तो आपकी साइड बाय साइड स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हर लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन का एक अपना तरीका होता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा मुंह ओपन करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर कहा मैं आपको साफ साफ बता दूं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मुंह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी क्लियर इट टू यू, आप इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। हर एक अक्षर पर अंग्रेजी में स्ट्रेस नहीं दिया जाता, जोर नहीं दिया जाता, ठीक है। जब तक बोलेंगे नहीं बोलना सीखेंगे नहीं, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अंग्रेज़ी की जो साउंड्स होती हैं उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अलग होता है। इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बनाए हुए हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हाउ टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश करेक्टली। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसे लेटर एफ है, इसका प्रोनाउंसिएशन कभी फा की तरह नहीं होता, ये हमेशा फा होता है। हिंदी में आप कर सकते हैं फल फूल, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो जो लेटर एफ है वो फ की तरह प्रोनाउंस होता है। आप फॉलो मी कहेंगे, फॉलो मी नहीं, फाइन कहेंगे, फाइन नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस तरह से बोलते हुए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी तरह से जा और जा साउंड के डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखिए। इज नहीं है, इज है, ओके। इजी नहीं है, इजी है। तो आपको ये साउंड्स के प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इंग्लिश में जो पा साउंड है, का है या टा है, हिंदी में आप प से पानी कह सकते हैं, का से कबूतर या टा से टमाटर बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप पा को पा नहीं बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप कैसे बोलेंगे, फैन, पोलाइट। आप ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन पे, जब आप पा बोलते हैं तो सडनली एक जो हवा है यानी कि जो आपकी सांस है वो रिलीज होती है, तो वो फा की तरह भी नहीं है लेकिन पा भी नहीं है, तो आप कैसे बोलते हैं, पोलाइट, फैन। उसी तरह से का खा भी नहीं है और आपका अंदर से एक एयर निकलती है, ठीक है, बिल्कुल एंड में आप देखिएगा ग्लॉटल की तरह, वहाँ पे आप कैसे बोलते हैं, कॉमन, केयरफुली, लाइक दैट। उसी तरह से टमाटर हिंदी में टा ही है और ठा का अलग है, ठा एक अलग लेटर है, लेकिन इंग्लिश में ठा जैसा लेटर नहीं है। टा में ही आप देखिए किस तरह से सडन रिलीज ऑफ एयर रहता है और जब हम टा बोलते हैं, जैसे टू, टुमारो, लाइक दैट, गॉट इट। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी स्पीकिंग ही नहीं बल्कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इम्प्रूव होगा। सो रिमेंबर इट। जैसे कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो ये रहेगा पार्ट 1। जल्दी ही मैं आपके लिए पोस्ट करूँगी पार्ट 2, जिसमें आपको दिए जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, और मुझे पूरा यकीन है कि वह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसमें मैं छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी और एग्जाम्पल्स भी दूंगी आपको सेंटेंसेस के साथ। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, अंग्रेज़ी में कैसे बोलें, पार्ट 2। ऑलराइट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगी पार्ट 2। तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।